टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइसोसोम। हम पढ़ रहे थे इंडोसोम मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये बता दिया था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं। 2 मैंने आपको पढ़ा दिए थे, यानी कि बता दिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे तीसरे के बारे में, जो कि लाइसोसोम है। पहले दूसरे आपके जो थे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस थे। तो इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से और डिटेल में। आज हम स्टडी करेंगे लाइसोसोम के बारे में, और लाइसोसोम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में टेक पार्ट करता है और कैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस से कनेक्ट होके काम करता है। इसीलिए ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत ये ऑर्गेनेल आता है। तो पहला मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी ऑपरेटस। अब तीसरे की हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो जब हम लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम जैसे ही हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में, या हम कहीं भी पढ़ते हैं, जैसे ही लाइसोसोम के बारे में जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में घूमने लगता है। यानी कि जो लाइसोसोम होता है वो बहुत सारे एंजाइम से फिल होता है, भरा हुआ होता है। तो अब हम धीरे धीरे जानेंगे कि वो किस तरीके के एंजाइम होते हैं, कैसे जो है कि ये सेल को बनाए रखने में, सेल की एक्टिविटी में काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लाइसोसोम होता है उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो जो लाइसोसोम होता है उसकी खोज की थी डी डुए ने। ठीक, डी डुए ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1955 में की थी। ठीक, सन 1974 में उन्हें इस खोज के लिए क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ज़्यादातर जो मैंने ऑर्गेनेल अभी पढ़ाए हैं, इनकी खोज जिसने करी है, चाहे वो हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, या फिर गोल्गी ऑपरेटर्स की बात करें, जिन्होंने इसको खोजा है, जिस पे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला है इनके क्षेत्र में, इनको इस कार्य के लिए। तो ठीक वैसे ही डी डुवो के भी इन्होंने खोज करी 1955 में, बट इनको नोबेल प्राइज़ मिला 74, यानी कि 1974 में। अब उनकी इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों दिए गए? क्योंकि ये बहुत बड़ी खोज थी, बहुत बड़ी खोज थी सेल बायोलॉजी में, बहुत बड़ी खोज थी साइंस में, बायोलॉजी में, या फिर बॉटनी के केस में हम कह सकते हैं, जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया था जो साइंटिस्ट थे या फिर जो रिसर्चर्स थे उनके थिंकिंग को। तो दैट्स वाई इनको इनकी खोज के लिए मिला 1955 में, 1974 में नोबेल प्राइज़। अब लाइसोसोम जो है, जो जंतु की कोशिकाओं में होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं वो समझ लेते हैं पहले। ये होते हैं पैंक्रियाटिक सेल्स में, ल्यूकोसाइट्स में, यकृत कोशिकाओं में और वृक्क कोशिकाओं में। आप देख रहे हैं कि ये सेल्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे कुछ एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, जहाँ पे सिक्रीशन का काम होता है वहीं पे ये सेल ज़्यादा पाए जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो संख्या है ये निश्चित रूप से जंतुओं में देखी गई है, लेकिन हम बात करें जब पौधों की, यानी कि प्लांट्स की, तो इसकी उपस्थिति के उदाहरण हमें कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है कि प्लांट में इनकी जो एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है प्लांट में, उसकी ज़रूरत ना होती होगी, इसलिए प्लांट में बहुत कम देखने को मिला। और ये जंतु कोशिकाओं, यानी कि एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और वहाँ देखने को मिला जहाँ पे सेक्रीशन का काम ज़्यादा होता है, लाइक पैंक्रियाटिक सेल्स, ल्यूकोसाइट सेल्स, लीवर सेल्स एंड किडनी सेल्स। तो हमें 3 पॉइंट हमने जान लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसने इसकी खोज करी थी? डी डुए ने 1955 में, जिसके लिए उनको 1975 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक, उसके बाद हमने ये जाना, सेकंड पॉइंट, कि ये पाए कहाँ जाते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई ये जंतु कोशिकाएं यानी एनिमल सेल में ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और जो प्लांट सेल होता है उसमें इनकी उपस्थिति के कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं? इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि पौधों में इनकी एक्टिविटी, इनका जो स्पेसिफिक वर्क होता है, उसकी ज़रूरत ना रही होगी। ठीक, अब जंतु कोशिकाओं में ये मिल कहाँ रहे हैं? सबसे पहले आपके दिमाग में
वो बात आनी चाहिए कि ये मिलते कहाँ होंगे, तो ये मिलते उस जगह पे जहाँ पे सिक्रीशन का काम ज़्यादा होगा। ठीक, तो वो कहाँ पे सिक्रीशन का काम हमारी बॉडी पार्ट्स में कहाँ होता है, वो पैंक्रियाटिक सेल्स में होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, लीवर सेल्स होते हैं एंड किडनी सेल्स होते हैं। तो ये हमने जान लिया। फिर 1964 में पी मटाइल ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इनकी उपस्थिति को सिद्ध किया था। ठीक, किसमें? न्यूरोस्पोरा नामक कवक में। तो अब हम जानते हैं इनकी शेप एंड साइज़ के बारे में। इनकी जो आकृति होती है वो गोल होती है। ठीक, कैसी होती है? गोल आकृति की होती है और ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि अभी तक मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटस के बारे में, जो कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स थे। बट अभी हम जो डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में और फिर उसके बाद वैक्यूल्स, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है, ये दोनों ही जो है कि क्या होंगे? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होंगे। तो लाइसो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये भी जान लेते हैं। तो लाइसो का मतलब, लाइसोसोम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है लाइसो और सोमा, जिससे कि लाइसोसोम वर्ड बना है। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन, यानी कि वो सारे एंजाइम्स जिसकी हम बात कर रहे थे जो लाइसोसोम में पाए जा रहे थे, उनका काम क्या था? डाइजेशन में था। और सोमा मतलब होता है बॉडी। तो एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर पाचन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एंजाइम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं हम शेप एंड साइज़ की। तो इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? गोल आकृति होती है, यानी कि रफली स्फेरिकल होती है। और जो साइज़ है वो 0.25 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है। और ये कैसी लेयर होती है? सिंगल मेम्ब्रेनस लेयर से ये थैलियाँ घिरी होती हैं। ये एक थैली के समान, यानी बैग के समान ये इसका अपीयरेंस होता है। अब इसमें एंजाइम्स जो पाए जाते हैं वो करीब 30-35 से लेकर 40-50 तक के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो पाए जा रहे हैं उनका जो मीडियम होगा वो काम करने का वो कैसा होगा? वो होगा एसिडिक। ठीक, ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो एंजाइम सारे काम कर रहे हैं वो किस मीडियम में काम करते हैं? वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। तो लाइसोसोम में पाए जाने वाले सभी विकरों की क्रियाशीलता किस पर होती है? अम्लीय पीएच, यानी कि एसिडिक पीएच पर होती है। और इनकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है? लगभग 5 के। ठीक, तो और जो कोशाद्रव्य यानी कि हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी पीएच क्या होती है? 7.2। तो जो लाइसोसोम होता है उसकी पीएच होगी 5 एंड जो साइटोप्लाज्म होगा उसकी पीएच होगी 7.2। 7.2 का मतलब कि ये बेसिक मीडियम होता है इसका। और जो 7 से नीचे के होते हैं उनका होता है एसिडिक मीडियम। तो पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक अम्ल एंड प्रोटीन का पाचन लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकरों द्वारा होता है, यानी कि उसमें वो सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पॉलीसेकेराइड्स यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक, इतना हमने जान लिया। अब हम जानते हैं, ये रहा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि रफली स्फेरिकल होते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरे एंजाइम से भरे पड़े होते हैं। अब ये एंजाइम कैसे होते हैं? ये पाचक वाले विकर होते हैं, यानी कि इन एंजाइम्स का वर्क क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, वसा, इन सब का पाचन करते हैं। और जो एंजाइम्स में पाए जा रहे हैं उसकी जो संख्या होती है वो कैसी होती है? ये 30 से लेकर 40 या 50 तक भी हो सकती है। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि जो लाइसोसोम होता है वो किस तरीके से गोल्जी ऑपरेटस से कनेक्टेड होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है, तभी तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो जो लाइसोसोम होता है वो गोल्जी कॉय की थैलियाँ अथवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो नलिकाएं होती हैं यानी कि ट्यूबुल्स होते हैं, उनसे ये बनते हैं। तो अगर हम जानें कि लाइसोसोम्स बनता कहाँ से है सेल के अंदर, तो ये बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस की जो वेसिकल्स यानी पाई जा रही हैं किसमें? गोल्जी में, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनसे जो है कि लाइसोसोम का निर्माण होता है।
गोल्जी अथवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने लाइसोसोम्स क्या कहलाते हैं? प्राथमिक लाइसोसोम यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम कहल। अब हम बात करते हैं कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो मैंने आपको बताया कि 0.25 माइक्रोन मीटर से लेकर 0.50 माइक्रोन मीटर तक होते हैं और ये रफली स्फेरिकल होते हैं। बने किससे होते हैं? गोल्जी ऑपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। तो जब एज इट इज़ ये बनते हैं लाइसोसोम्स किससे? गोल्गी ऑपरेटस से एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तब हम उसको कहते क्या हैं? हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सेकेंडरी भी होता होगा। दैट मीन्स कि जो लाइसोसोम होते हैं वो कई फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को हम जानते हैं कि इनका जो अपीयरेंस होता है ये कैसे होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है कई, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि इसमें देखा क्या गया है? इसमें पॉलीमॉर्फिज्म की प्रक्रिया देखी गई है। तो जो गोल्गी ऑपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं उन एंजाइम्स, जो उसमें एंजाइम्स भरे होते हैं उसको हम कहते क्या हैं? उसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक, अब ये सेकेंडरी में कैसे चेंज होते हैं वो हम जानेंगे। तो ये एंडोसाइटोसिस द्वारा लिए गए भोजन, यानी कि जो भी भोजन हमारे सेल में पाया जा रहा है उसका पाचन करने के लिए ये एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा अपने अंदर लेते हैं। जब भोजन से भरी थैली जो एंडोसाइटोसिस द्वारा बनी होती है एक प्राथमिक लाइसोसोम से एक रूप होती है, यानी कि फ्यूज होती है, उससे मिल जाती है, तब हम इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। यानी कि जब गोल्गी ऑपरेटस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई लाइसोसोम, जिसको हम की प्राइमरी लाइसोसोम कह रहे हैं, जब वो उस पार्ट से फ्यूज़ होती है जिसमें कि भोजन होता है, तब हम उसको क्या कहने लगते हैं? हम कहने लगते हैं उसको सेकेंडरी लाइसोसोम्स। भोजन से भरी थैली के सभी पदार्थ द्वितीयक कला से बाहर निकलकर कोशिका के शेष भागों द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं। क्या होता है कि जो द्वितीयक लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकर होते हैं, यानी कि एंजाइम्स होते हैं, जो पचा लिए जाते हैं कहाँ पे? सेकेंडरी लाइसोसोम में। तो ये जो पचे हुए पदार्थ लाइसोसोम की कला से बाहर निकलकर कोशिका के शेष भागों द्वारा जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रयोग में ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रयोग में आए हैं वो जो द्वितीयक लाइसोसोम है जीव द्रव्य कला की ओर जाकर उसमें विलय हो जाते हैं। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और जहाँ पे मतलब वन सेल टू अनदर सेल की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं जिस सेल में इसकी ज़रूरत होती है। और इसके अवशेष क्या होते हैं? वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो विभावीकरण यानी कि कंपार्टमेंटाइजेशन कोशिका के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ये लाइसोसोम के पाचक विकर कोशिका द्रव्य या उसमें उपस्थित कोशिकांगों को नष्ट कर सकते थे, दैट्स वाई। परंतु इस प्रकार से पाचक विकर लाइसोसोम में रहते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी कि अगर जो है कि लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स पाए जा रहे हैं अगर वो एज इट इज़ इसके मेम्ब्रेन से पार होने लगे, यानी कि कोशिका द्रव्य में आने लगे, तो वो जितने भी ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इन एंजाइम्स का नेचर कैसा है? एसिडिक है, तो वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स को पचा लेंगे, यानी कि नष्ट कर देंगे। इसीलिए इसमें क्या होता है? कंपार्टमेंट बने होते हैं, इनमें कंपार्टमेंटाइजेशन भी होता है। किस वजह से होता है? इसी वजह से, ताकि जितने भी साइटोप्लाज्म में आपके सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं उनको नष्ट ना किया जा सके। इसी वजह से ये लाइसोसोम में जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कोशिका के अंदर, यानी कि उस मेम्ब्रेन के अंदर ही रहते हैं और ये उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब ये देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और जो साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी ऑपरेटस से जो भी मतलब लाइसोसोम्स बनते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो मैकेनिज़्म होती है, वो अब हम समझेंगे। तो ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या हो रहा है कि एक्सोसाइटोसिस वेस्ट बाय रिजर्व फैगोसाइटोसिस, ये यहाँ से फूड पार्टिकल्स निकल रहे हैं और यहाँ से फूड पार्टिकल्स लिए एंडोसाइटोसिस के द्वारा निकल। अब ये दोनों, इसको हम क्या कह रहे हैं?
फैगोसोम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें फूड पार्टिकल्स हैं और ये अटैच किससे हो रहे हैं? ये अटैच हो रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम से, और प्राइमरी लाइसोसोम में आपके ढेर सारे एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। क्योंकि इन फूड पार्टिकल्स का पाचन करना है तो ये किससे अटैच होंगे? ये अटैच होंगे प्राइमरी लाइसोसोम से। जब प्राइमरी लाइसोसोम से ये अटैच हो जाएंगे उसके बाद ये क्या बनाएंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। ये बनाएंगे सेकेंडरी प्राइमरी लाइसोसोम्स पार्ट बाय पिंचिंग ऑफ बाय गोल्गी ऑपरेटर्स। यहाँ पे देख रहे हैं आप गोल्गी ऑपरेटर्स है, यहाँ से आपका निकल रहा है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स यहाँ से निकलता है और जब ये फूड पार्टिकल से मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जब कैसे बनता है मैंने आपको बताया, जब गोल्गी ऑपरेटर्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की जो पार्ट्स हैं वो किससे मिल जाएंगे? फूड पार्टिकल से मिल जाएंगे, तब बन जाएगा आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके बाद इसमें जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और जो यूजफुल मटेरियल होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज देते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं? ये आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ा देते हैं ताकि जो इसमें लाइसोसोम में एंजाइम्स पड़े हैं वो उसको नष्ट कर दें। तो जो तीसरा स्टेज होता है वो ऑटोफेजिक होता है। ठीक, ऑटोफेजिक कैसे होता है? रेजिडुअल बॉडी इसमें बचती है, क्योंकि वो पार्ट्स जब जो है कि डाइजेशन के बाद जो यूजफुल मटेरियल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज दिया जाता है। किस लिए भेज दिया जाता है? क्योंकि वो उस टारगेट सेल के पास पहुंच सके जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। और जो वेस्ट मटेरियल जब बचता है तो उसको हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडी। अब ये रेजिडुअल बॉडी क्या होती है? ये ऑटोफेजिक प्रक्रिया के द्वारा जाके ये नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद ये किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है गोल्गी ऑपरेटर्स से। आई होप इसकी मैकेनिज़्म आपको समझ आ गई होगी कि लाइसोसोम का जो मैकेनिज़्म होता है काम करने का वो कैसा होता है। तो उनके द्वारा पाचन किए जाने वाले पदार्थ एक थैली में बंद उनके पास ही लाए जाते हैं। किसके पास लाए जाते हैं? और ये थैली लाइसोसोम से एकरूप हो जाते हैं। इस प्रकार पाचन द्वारा उत्पन्न लाभकारी पदार्थ लाइसोसोम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। बाहर निकाल दिए जाने का मतलब है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं। लाइसोसोम में स्थित सभी विकर तथा वे उत्पाद जो कोसा के काम नहीं आते हैं कोसा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कभी कभी लाइसोसोम और किस प्रक्रिया के द्वारा? एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा कोसा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कभी कभी लाइसोसोम्स इन पाचक विकरों का बाहर निकलना लाभकारी हो सकता है। क्यों लाभकारी हो सकता है? जो ऑटोफेजिक वाली प्रक्रिया होती है वो, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मेढक का लार्वा होता है उसमें पूंछ होती है, परंतु जब ये पूर्ण विकसित होकर एक एडल्ट जो है कि फ्रॉग में चेंज हो जाता है तो उसमें पूंछ नहीं होती है। तो होता क्या है वास्तव में? ये जो पूंछ होती है ये सभी जटिल रचना वाले रासायनिक पदार्थों का लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकरों द्वारा पाचन करके छोटे यानी कि सरल रासायनिक पदार्थों में इनका विभाजन कर दिया जाता है, और जो पूंछ होती है मेढक के विकसित होते ही शरीर में ये चला जाता है, यानी कि अंदर की तरफ ले लिया जाता है। ये रहा इसमें कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं उसका डायग्राम। तो एंजाइम्स जो पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड जितने भी पाए जाते हैं, यानी कि चाहे वो राइबो न्यूक्लियेज हों या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज जो एंजाइम होते हैं ये उनको नष्ट करते हैं। और फिर उसके बाद फॉस्फेटेज पाए जाते हैं, कैथेप्सिन पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइडेज पाए जाते हैं और सल्फेटेजेस भी पाए जाते हैं। तो इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम होता है पाचन में यानी कि डाइजेशन में, तथा वहाँ पर फिर जटिल रासायनिक पदार्थ बनाने के काम में आ जाते हैं। इससे पूंछ का जो प्रतिगमन होता है, ठीक क्या होता है? प्रतिगमन हो जाता है। इस प्रकार रक्त कोशिकाओं का जीवन बहुत कम होता है। नई रक्त कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी रक्त कोशिकाएं जो लाभकारी नहीं रहती हैं नष्ट की जाती हैं। वो किसके द्वारा नष्ट की जाती हैं? वो लाइसोसोम के द्वारा ही नष्ट की जाती हैं। यह नष्टीकरण यानी कि डिस्ट्रक्शन भी लाइसोसोम द्वारा ही होता है। इस प्रकार म्यूकस एवं बाह्य रचना की वे कोशिकाएं जो लाभकारी नहीं रहती हैं वो लाइसोसोम के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। ठीक,
यानी कि अब यहाँ पे देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो लाइसोसोम होती है उसकी पाचन विधि कैसे होती है। ये रहा, एक मिनट, ये रहा फूड पार्टिकल और ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ से जो निकल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी ऑपरेटस से जो वेसिकल या फिर ट्यूबुल्स अलग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक, उसके बाद जो फूड पार्टिकल हैं जो एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा अंदर लिए जाते हैं इनको क्या कहते हैं, फैगोसोम्स कहते हैं। अब ये फैगोसोम्स जब अटैच हो जाते हैं किससे, प्राइमरी लाइसोसोम से, तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ये रहा। ठीक, अब क्या होता है कि जब ये एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं वो फूड पार्टिकल्स पर अटैक करते हैं, यानी कि इनका डाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं उसको हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडी। अब रेजिडुअल बॉडी को क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल बचा रहता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये सेल के बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सेल के अंदर ही रह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज दी जाती हैं ताकि वो उन जगहों पर पहुंच सके जहां पर इनकी ज़रूरत होती है। आई होप अब इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये रही आइटोफेजिक वैक्यूल। इसका जो काम था ये मैंने आपको मेढक की पूंछ का एग्जाम्पल देकर समझा दिया। आई होप समझ में भी आ गया होगा कि जो ऑटोफेजिक बॉडी होती है उसका काम क्या होता है। आपने छिपकली में भी ये देखा होगा कि जो छिपकली की पूंछ होती है वो ऑटोफेजिक प्रक्रिया के द्वारा ही वो त्याग दी जाती है। अब देखिए, लाइसोसोम में बहुत सारे विकर यानी कि एंजाइम्स पाए जाते हैं, लगभग 400 या इससे अधिक प्रकार के। अभी तक हम देख रहे थे कि स्टार्टिंग में 30 से 40 प्रकार के पाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। तो ये कैसे एंजाइम्स होते हैं, ये होते हैं राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज, कैथेप्सिन, ग्लाइकोसिडेज तथा सल्फेटेजेस भी पाए जाते हैं इनके अंदर। और इनका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, वो एसिडिक मीडियम होता है। ये एसिडिक मीडियम में ही अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाते हैं, यानी कि जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा। अब वो एसिडिक मीडियम कैसे बनाया जाता है, वो सेल के अंदर प्रोटॉन को पंप किया जाता है, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जाता है ताकि ये अच्छे से वर्क कर सकें। प्रोटॉन पंप सेल के अंदर यानी कि प्रोटॉन को डाला जाता है ताकि एसिडिक मीडियम बन सके और ये एंजाइम सारे अपने एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि इनमें बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो अम्ल की उपस्थिति में ही अधिक सक्रिय होते हैं। लाइसोसोम की सरल रासायनिक परिभाषा ये है कि जो अम्लीय अपघट्ट की अधिकता की रचना के रूप में की जाती, कैसे, अम्लीय अपघट्ट की अधिकता की रचना के रूप में की जाती है। जब किसी कारण से ये विकर बाहर निकलते हैं तो सक्रिय होकर कोशिका विभिन्न पदार्थों यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए का विघटन कर देते हैं और कोशिका भी विखंडित हो जाती है। इस कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा गया है। आत्मघाती थैली का मतलब है सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खुद का भी विनाश कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम्स कि लाइसोसोम के विभिन्न कार्य क्या होते हैं। थोड़े बहुत कार्य तो आपको समझ में आ गए होंगे कि इनका काम क्या होता है। तो पहला काम इनका होता है कोशिका बाह्य पदार्थों का पाचन, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, बाह्य पदार्थ पाए जाते हैं, उनका ये पाचन करते हैं। कैसे करते हैं, कोशिका में एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, यानी कि फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस को कम्प्लीटली हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सॉलिड मटेरियल एंड पिनेकोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड मटेरियल। जब जो है कि फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा लाइसोसोम में लाए जाते हैं और उनका पाचन किया जाता है। तो प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। पचे हुए कण एक झिल्ली के द्वारा ढक लिए जाते हैं और ये रचना कहलाती क्या है, ये फैगोसोम्स कहलाती है। अब ये फैगोसोम्स जाते कहाँ हैं,
फेगोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। अंत में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तब इनको क्या कहते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम्स कहते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको। लाइसोसोम के अंदर इनका पाचन हो जाता है। अब जो कोशिका के अंदर जो फेगोसोम्स आया है वो हाइलोप्लाज्म में चला जाता है और लाइसोसोम्स अवशिष्ट काय हो जाते हैं, यानी कि तृतीयक टर्शियरी लाइसोसोम जो है कि कोशिका द्रव्य में रह जाता है। हो सकता है ये बहुत समय तक कोशिका द्रव्य में ही रहे। अंततः इनको क्या किया जाता है कि फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा कोशिका से बाहर, एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है कोशिका के। तो अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा कशेरुकियों में सफ़ेद रक्त कणिकाओं द्वारा भक्षण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? वो होती है लाइसोसोम के द्वारा ही। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का। तो भोजन की कमी के समय लाइसोसोम्स क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तीसरा है स्वनष्टीकरण या आत्मलयन, जो मैंने अभी आपको फ्रॉग और छिपकली के एग्जाम्पल के रूप में बताया। रोग की अवस्था में लाइसोसोम्स विभिन्न कोशिका को नष्ट कर देते हैं। कोशिका विभाजन में सहायता, ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय कोशिका की जो परिधि होती है यानी पेरिफेरी होती है उस पर कुछ लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का यह विचार है कि ये लाइसोसोम फटते हैं तभी कोशिका में सूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। तो ये रही लाइसोसोम्स की बात। आई होप आप सभी को लाइसोसोम्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसको पॉलीमॉर्फिज्म सेल ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं और इसमें क्या इसकी जो एक्टिविटी होती है वो किस मीडियम में होती है, इनके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे ये सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे ये गोल्गी ऑपरेटर्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले चौथे यानी कि वैक्यूल्स की बात करेंगे। तो वैक्यूल्स को हम कहते क्या हैं? हम कहते हैं रसधानियाँ यानी कि रिक्तिकाएँ। अब जो वैक्यूल्स होती हैं वो भी सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। उसके अंदर क्या होता है? तरुण कोशिका में कोशिका कला के अंदर सब स्थान कोशिका द्रव्य से भरा होता है। तरुण कोशिका मतलब ऐसी कोशिका जो अभी बनी हुई है, परंतु जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता है कोशिका द्रव्य की मात्रा उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है। अब क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि अगर उसी अनुपात में बढ़ने लगेगी तो वह बहुत सारा जगह घेर लेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जिसके कारण कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न आकारों के अनेक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हीं रिक्त स्थानों की कहते क्या हैं? रिक्तिकाएँ या फिर धानियाँ या रसधानियाँ। ठीक, कोशिका वृद्धि के साथ साथ ये छोटी छोटी रिक्तिकाएँ आपस में मिल जाती हैं जिसके कारण उनकी संख्या कम हो जाती परंतु आकार बढ़ जाता है। इन बड़े आकार वाली रिक्तिकाओं के और अधिक मिलने से कोशिका के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। ठीक, एक बड़ी रिक्तिका के बनने से कोशिका द्रव्य क्या होता है? एक पतली परत के रूप में कोशिका भित्ति के अंदर की ओर लगा रहता है। ठीक, क्या होता है कि अब जो इसके अंदर वैक्यूल्स पाया जा रहा है ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये जो कोशिका द्रव्य है ये इन्हीं के बीच में एक पट्टी जैसी संरचना बन जाएगी जो कोशिका भित्ति से लगी होती है। ये होता है आपका सेल वॉल, इससे लगी होती है, वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो एक बड़ी रिक्तिका के बनने से कोशिका द्रव्य कैसे हो जाती है? एक पतली परत के रूप में कोशिका भित्ति के अंदर की ओर लगा रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं। केंद्रक और अनेक कोशिकांग इसी परत में धसे रहते हैं। कभी कभी कोशिका द्रव्य पतले धागों के रूप में कोशिका भित्ति से केंद्र तक फैला रहता है कि जस्ट लाइक स्पायरोगायरा में ये देखने को मिलता है। कोशिका द्रव्य की कला जो कि रिक्तिका को चारों ओर से घेरे रहती है उसको हम कहते क्या हैं? टोनोप्लास्ट या फिर वैक्यूलर मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं रिक्तिका में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे कोसा रस कहते हैं। कोसा रस में अग्रलिखित पदार्थ पाए जाते हैं जो कि जलीय घोल में रहते हैं। पहला आपका है खनिज लवण, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है।
खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें आपके क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और फास्फेटेज पाए जाते हैं, फॉस्फेट पाए जाते हैं। दूसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज तथा इनुलिन पाए जाते हैं। और एमाइड में अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल जैसे कि ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगद्रव्य और अपशिष्ट पदार्थ जैसे टैनिन, अल्कलॉइड्स एंड ग्लूकोसाइड्स भी पाए जाते हैं। तो जो कोसा रस होता है, कोसा को हेल्प किस में करता है, ये टर्जिटी को बनाने में हेल्प करता है, यानी स्फीति को बनाने में इसका विशेष कार्य होता है। साथ ही ये भंडारण में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जल, भोजन एवं अपचय की अप्रधान रचनाएं होती हैं। यह उदासीन यानी कि न्यूट्रल या कुछ क्षारीय होता है, बाद में यह अम्लीय हो जाता है। एंथोसाइनिन जैसे घुलनशील पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं, जिनके कारण पुष्पों तथा फलों का रंग जो है कि नीला अथवा लाल दिखाई पड़ता है। तो हमने बात कर ली, आज हमने फिनिश किया क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत जो 4 ऑर्गेनेल पाए जाते थे वो आज फिनिश हो गया है। थोड़ा बहुत वैक्यूल के बारे में हम और बात कर लेते हैं कि जो वैक्यूल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जस्ट लाइक अमीबा, जो कि पाया जाता है किसमें, अमीबा में, ठीक, जो कि किसमें हेल्प करता है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक। इससे सेल की जो ऑस्मोटिक एक्सप्रेशंस होता है वो बनाए रखता है। दूसरा होता है आपका फूड वैक्यूल्स, जो कि किस में पाए जाते हैं, प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। और तीसरा है आपका गैस वैक्यूल, यानी कि ऐसे वैक्यूल जिनके अंदर क्या होता है, ये पाए किस में जाते हैं, ये पर्पल, ग्रीन और सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये बायोन्सी प्रोवाइड कर देते हैं कि जैसे जल में कोई चीज़ तैरता हुआ नज़र आता है, उसी तरीके से ये क्या करते हैं, जो गैस वैक्यूल होते हैं वो बायोन्सी प्रदान करते हैं किसको, पर्पल अथवा ग्रीन या सल्फर बैक्टीरिया को। तो अब जो है कि आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जो 4 ऑर्गेनेल थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर्स एंड लाइसोसोम्स विद वैक्यूल्स, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। इन दिस वीडियो अगर कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए।